गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 12 हिंदी मीडियम की चैप्टर 14 का लेक्चर 2 है। देखो चैप्टर 14 में आज हमने पहले तो पढ़ा था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम वर्गीकृत करेंगे। भौतिक गुण के आधार पर हमने शर्करा और अशर्करा मीन शुगर और नॉन शुगर में करा था। फिर उसके बाद हमने उसको मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड या मोनोसैक्राइड, ऑलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड में वर्गीकृत किया था। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी फिर उसको बनाने का तरीका देखा था कि ग्लूकोज को यदि हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, स्टार्च से बनाएंगे, ठीक है, या शुगर से बनाएंगे। उसके बाद हमने उसकी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं की थी। तो कुछ अभिक्रियाएं तो इस तरीके की थी जिससे उसकी संरचना को समझने में हमें मदद मिल रही थी, ठीक है। तो हमने उसकी संरचना को जाना और बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें सॉर्बिटॉल बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। यदि प्रबल ऑक्सीकारक ले रहे हैं तो किस तरीके की रिएक्शन होगी, यदि स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो किस तरीके की रिएक्शन होगी। तो ग्लूकोज की जो संरचना हमने बनाई, तो ग्लूकोज जो है, लेकिन देखा गया कि जब ग्लूकोज की अभिक्रियाएं करते हैं तो बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो कि नहीं होती, ठीक है। तो ग्लूकोज की वास्तविक संरचना को समझ रहे हैं हम। अब आप देखो ग्लूकोज की वास्तविक संरचना में क्या है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ग्लूकोज जो है वो ये है, ये वाली संरचना बनाई थी मैंने आपको, ठीक है। जो ग्लूकोज का जो नाम है उस नाम के आगे हम लिखते हैं डी, कैपिटल डी। ग्लूकोज क्या है, डी प्लस ग्लूकोपाइरेटोज, ये इसका एक्चुअल नाम है, ठीक है। अब आप देखो क्या मतलब है, आपको ये चीज समझनी है। यदि कहीं ये डी किस चीज को बता रहा है, डी का मतलब है ये ग्लूकोज के आपेक्षिक विन्यास को बता रहा है। आपेक्षिक विन्यास का क्या मतलब है कि देखो हमने त्रिविम समावयवता पढ़ी है। त्रिविम समावयवता का मतलब है कि स्पेस में एक कार्बन से यदि अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं तो वो जो समूह जुड़े हैं वो अपने आप को स्पेस में किस तरीके से अरेंज करते हैं, वो कहलाता है विन्यास। विन्यास का मतलब होता है ओरिएंटेशन, कि वो अपने आप को किस तरीके से ओरिएंट कर रहे हैं और उसी आधार पर किसी भी यौगिक की संरचना निकल कर आती है। तो जब हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं तो ग्लूकोज जो है वो कैपिटल डी है। अब ये कैपिटल डी क्या है, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक यौगिक लिखा है जिसमें एक कार्बन है। इस कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, CHO, H, OH और CH2OH, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखा है। अब ये जो ग्लिसरॉल है, इसको ग्लिसरॉल में भी कौन सा वाला है, डी, ठीक है। इसको हम कहते हैं डी ग्लिसरॉल। ये पहले से ही नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम डी ग्लिसरॉल कहते हैं। और एल ग्लिसरॉल क्या होगा, यदि ये वाला जो कार्बन है, जो स्टार वाला कार्बन है जिस पर कि 4 अलग अलग समूह लगे हुए हैं, जो असममित कार्बन है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि OH जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। OH की जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। देखो D में यदि OH इस कार्बन पर, D में OH किधर है, राइट हैंड साइड पर है ना, सीधे हाथ की तरफ है। तो इसमें कहाँ है, वो उल्टे हाथ की तरफ है। मतलब ये स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल हो गया, एल ग्लिसरॉल हो गया। एक डी ग्लिसरॉल है और एक एल ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। तो ये आपका है एल ग्लिसरॉल, ओके। 2 ग्लिसरॉल हो गए। अब इसके सापेक्ष यदि हम किसी यौगिक की संरचना बताएंगे तो यदि उसका विन्यास भी बिल्कुल ऐसा ही होगा तो उसे हम कहेंगे डी, और यदि किसी का विन्यास इस तरीके का होगा तो हम उसे कहेंगे एल। तो आपेक्षिक विन्यास का मतलब समझ में आया, रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। तो जो ग्लूकोज की संरचना बता रहे हैं हम, वो ग्लिसरॉल के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि जो ग्लूकोज है, अब इस ग्लूकोज में देखो जो ग्लूकोज की संरचना है, इसमें नीचे वाला असममित, ये वाला कार्बन तो कैसा है, सममित है, क्योंकि सममित कार्बन क्या होता है, जिस पर 4 समूह, एक कार्बन होता है असममित। ये कार्बन है, इस पर अलग अलग समूह लगे हुए हैं, तब तो ये कैसा है, असममित। A, B, C, D ऐसे लगे हुए हैं, तब तो ये है असममित, ठीक है। और यदि एक कार्बन है जिस पर ऐसे लगे हुए मान लो, तो 2 समान प्रकार के हैं, तो ये कैसा हो गया, सममित। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2
समान 2 H लग रहे हैं, तो ये तो कैसा हो गया, ये तो सममित कार्बन हो गया, ठीक है। तो पहला असममित कार्बन कौन सा है, ये है, पहला असममित कार्बन ये है। इस कार्बन पर देखो एक समूह अलग ये जुड़ा हुआ है, इस पर ये अलग जुड़ा हुआ है, इस पर अलग जुड़ा हुआ है, ये इस पर अलग जुड़ा हुआ है, तो 4 अलग अलग जुड़े हुए हैं। अब ये जो असममित कार्बन, ये जो असममित कार्बन है, इसका विन्यास देखिए, इस पर जो OH है उसकी स्थिति इन दोनों में से किससे मिल रही है, देखो नीचे CH2OH, नीचे CH2OH, इस C पर इधर H, इधर OH और इधर CHO, इधर पूरा CHO, मतलब ये CHO है ही, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो पहला असममित कार्बन है, इस पर OH का जो विन्यास है, OH का जो ओरिएंटेशन है, वो कैसा है, डी ग्लिसरॉल से मिलता जुलता है, मतलब डी ग्लिसरॉल जैसा ही है, मिलता जुलता नहीं, डी ग्लिसरॉल जैसा ही है। इसलिए ये कैसी संरचना हो गई, डी। यदि ये ऐसे होता, मान लीजिए ये ऐसे होता, तो ये कैसी संरचना होती, एल होती, क्योंकि अब ये किससे मिल रहा है, एल से मिल रहा है। समझ में आ गया। तो ग्लूकोज का अपेक्षित विन्यास बताता है ये डी, कि यदि डी राइट हैंड साइड पर, यदि OH राइट हैंड साइड पर है असममित कार्बन पर, तब तो कैसा होगा, डी होगा, और यदि उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर बाईं और यदि OH होगा तो एल होगा, ठीक है। तो अपेक्षित विन्यास समझ में आ गया। अब डी के अलावा आप देखते हैं कि जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह प्लस का निशान लगा हुआ है। प्लस का मतलब है दक्षिणावर्ती या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी की यदि ग्लूकोज के विलयन को, ग्लूकोज का विलयन बना लिया जाए और उस पर समतल ध्रुवित प्रकाश डाला जाए, तो प्रकाश किस साइड में घूम जाएगा, यदि सीधे हाथ की तरफ घूम जाएगा, राइट हैंड साइड पर घूम जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगा, तब तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और यदि वो ऐसे घूमेगा तो उसको हम कहेंगे लेवोरोटेटरी, ठीक है। तो प्लस और माइनस किस चीज को बताएंगे, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। दक्षिणावर्ती का मतलब प्रकाश को किधर घुमा रहा है, राइट हैंड साइड पर, और माइनस में लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आप देखो कि जब ग्लूकोज की संरचना ये पढ़ी थी हमने लेक्चर 1 में, पहली क्लास में, उसमें देखा गया था कि उसमें ये भी पता पड़ा था कार्बोनिल यौगिक है, CHO समूह है, OH समूह है, प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है। लेकिन जब इस यौगिक की, ये जो ग्लूकोज की जो संरचना समझ में आ रही थी, उसकी 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया कराई गई। 2,4-DNP का मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये यौगिक 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, शिव अभिकर्मक के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। तो ये सारी अभिक्रियाएं तो कौन से समूह की अभिक्रियाएं हैं, CHO समूह की अभिक्रिया। हमने एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में सारी अभिक्रियाएं पढ़ी है कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगोत्पाद बनता है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन के साथ एल्डिहाइड बनता है, और शिव अभिकर्मक के साथ भी अभिक्रिया पढ़ी है। तो ये कोई भी अभिक्रिया नहीं दे रहा। इसका मतलब, दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इसका मतलब ये संरचना है कि नहीं है, ठीक है। फिर यदि एसिटाइल क्लोराइड से अभिक्रिया की थी तो क्या बना था, पेंटाएसीटेट बना था, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ये हमने किया था अभिक्रिया। अब इस ग्लूकोज पेंटाएसीटेट की अभिक्रिया यदि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई जाए तो क्या होना चाहिए था, H2O निकल जाना चाहिए था और ऑक्सिन बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऑक्सिन भी नहीं बन रहा। तो ये दोनों अभिक्रियाएं किस चीज को बता रही है कि CHO समूह फ्री नहीं है, CHO समूह मुक्त नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं, तो आपसे वो पूछता है, जब आपसे वो पूछता है ग्लूकोज की संरचना को बताएं, तो आप ये बताएंगे कि 2,4-DNP, शिव अभिकर्मक, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ग्लूकोज अभिक्रिया नहीं करता, और ग्लूकोज पेंटाएसीटेट की जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्सिन नहीं बनता। इसका मतलब कुछ अभिक्रिया ये शो तो कर रही है कि CHO है, लेकिन ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रिया नहीं हो रही। इसका मतलब CHO जो है वो है तो सही,
लेकिन वो फ्री नहीं है। फ्री का मतलब वो मुक्त नहीं है, क्योंकि यदि वो मुक्त होता तो ये अभिक्रिया करता, इसका मतलब वो किसी चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, फिर ग्लूकोज की अभिक्रिया कराई गई मीथेनॉल और HCl से। और आपको पता है यदि हम किसी भी एल्डिहाइड की अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हेमी एसिटाइल बनता है। एक अणु से कराते हैं तो हेमी एसिटाइल बनता है, और दो से कराते हैं तो एसिटाइल बनता है, और ऐसे कीटो की से कीटैल बनता है। तो जब मीथेनॉल की HCl के साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में मीथेनॉल की अभिक्रिया कराई गई तो देखा गया एक हेमी एसिटाइल बना, साइक्लिक चक्रीय हेमी एसिटाइल बना। ठीक है, वो चक्रीय, ठीक है। अब कैसे बना वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे बना। जो एसिटाइल बना वो कैसा था, वो फर्स्ट कार्बन पर जो OH समूह थे उनके विन्यास में भिन्नता रखता था। यानी देखो यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर यह आपके पास यौगिक है, ये पूरा का पूरा ऐसा है। देखो अब आप एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे लिख सकते हो ना, देखो जरा मैंने क्या लिखा है। एल्डिहाइड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 थे मैंने 3 लिख दिया, एक को अलग बना दिया और एक को अलग बना दिया है। अब आपको पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मीथेनॉल के साथ अभिक्रिया होती है ना, तो एसिटाइल बनता है। इसका मतलब ये CH3 यहाँ जुड़ जाता है, OCH3 यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, जब CH3OH के साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो OCH3 यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये CH3 तो यहाँ पर जुड़ जाता है और यहाँ पे क्या बच जाता है, OH बच जाता है। ठीक है, अब ये OH और ये फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के OH आपस में रिएक्ट करते हैं और H2O का अणु निकल जाता है। तो क्या होता है एक्चुअली में कि ये संरचना कैसे बनती है कि जब हम मीथेनॉल और HCl के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है अल्फा मैथिल ग्लूकोसाइड, और एक मिलता है बीटा मैथिल ग्लूकोसाइड मिलता है। ठीक है, इस अभिक्रिया के आधार पर ग्लूकोज को 2 रूपों में क्रिस्टलीकृत किया गया। कौन कौन से रूप थे, एक तो था अल्फा फॉर्म और एक था बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म क्या था, अल्फा फॉर्म वो था, अल्फा फॉर्म कौन सा था, अल्फा फॉर्म देखिए चक्रीय हेमी एसिटाइल। अल्फा कौन सा था, जो C1 पर जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट कार्बन है उसका, ये तो मैंने मीथेनॉल और HCl के साथ अभिक्रिया की है। तो अब आप यहाँ पर देखो किस तरीके से होगी अभिक्रिया, HCCHOH OHCH CHOH CHOH और CH2OH। ये ग्लूकोज की संरचना है। फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। क्या होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो यहाँ से ये H इसके पास चला जाता है, तो यहाँ से ये H फिफ्थ कार्बन का H जो है यहाँ से चला जाता है और इसके पास जाकर यहाँ पे जुड़ जाता है, जुड़ गया। अब इसके पास क्या रह गया, सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गया। ये ऑक्सीजन इस तरीके से इसके साथ बंध बना लेता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जो हेमी एसिटाइल बनते हैं, जो हेमी एसिटाइल बने थे वो कहाँ पर डिफर कर रहे थे, फर्स्ट कार्बन के विन्यास पर डिफर कर रहे थे। वहां तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो 2 रूप मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो वो होगा जिसमें फर्स्ट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर है, जिसे तो हम कहते हैं अल्फा। और यदि ये इस तरीके से हो, मान लो इस तरीके से हो, ये है बीटा। ठीक है,
ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन के विन्यास पर फर्क है ना, फर्स्ट कार्बन के विन्यास पर क्या फर्क है, देखो इसमें OH राइट हैंड साइड पर है, ठीक है, अब इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो यदि OH राइट हैंड साइड पर होगा तो इसको हम कहेंगे अल्फा फॉर्म, ठीक है, और इसको हम कहेंगे बीटा फॉर्म। समझ में आ रहा है? क्या बता रही हूँ कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में कब पता पड़ा, जब मीथेनॉल और HCl शुष्क HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई तो दो प्रकार के हेमी एसिटाइल बने। अब वो जो दोनों हेमी एसिटाइल थे उसमें जो फर्स्ट कार्बन था उस पर जो समूह लगे हुए थे OCH3, ठीक है, मतलब दो प्रकार के आप ऐसा समझिए कि मीथेनॉल और HCl की जब अभिक्रिया की तो दो प्रकार के हमें ग्लूकोसाइड्स मिले, एक अल्फा और एक बीटा। उस आधार पर संरचना को प्रपोज किया गया कि ग्लूकोज की संरचना क्या होती है कि यदि C1 पर पहले कार्बन पर OH समूह के विन्यास में भिन्नता आती है, इस प्रकार के दो यौगिक बनते हैं, एक अल्फा फॉर्म, मतलब दो फॉर्म बनती है, दो प्रकार बनती है ग्लूकोज की, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म, और दोनों ही रूप जो है ग्लूकोज के वो एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब CHO CHOH का होल 4 CH2OH, ये आपस में इस तरीके से साम्य में रहते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो फिफ्थ कार्बन का जो OH है वो फर्स्ट कार्बन के साथ क्या बना लेता है, रिंग बना लेता है, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पर जब कभी भी विन्यास में परिवर्तन होगा तो फर्स्ट कार्बन पर जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। इसकी चक्रीय संरचना को हम कैसे दिखाएंगे, इसकी चक्रीय संरचना को आप देखो, ये एक पायरेन है, पायरेन क्या है, छह सदस्य वलय, 6 सदस्यीय वलय, 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, जिसको हम कहते हैं पायरेन। तो ग्लूकोज की संरचना भी ठीक इसी तरीके से बनाई गई है। देखिए फर्स्ट कार्बन कौन सा है, इसको देखना है, ये अल्फा फॉर्म है आपका, ठीक है। फर्स्ट कार्बन देखो HOH, दूसरे पर HOH, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन पर OH, फोर्थ पर HOH और CH2OH। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको ये बनानी आनी चाहिए। और ठीक इसी तरीके से अब जो है ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन में ये फॉर्म कौन सा है, अल्फा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, बीटा, ठीक है। बीटा में OH ऊपर आएगा, HOH, OH और CH2OH। ये बीटा फॉर्म है, ये अल्फा फॉर्म है। ये दोनों संरचनाएं जो हैं वो पायरेन से मिलती जुलती हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं ये स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं हावर्थ संरचना सूत्र। सबसे पहले ये किसने बनाई थी, हावर्थ ने बनाई थी। तो आपसे ग्लूकोज की हावर्थ संरचना पूछे तो आपको अल्फा बीटा फॉर्म ये बनाना है। और ये जो संरचना है जो हमने ये बनाई है ये कैसी है, ये आपकी साधारण है, ठीक है ना। तो वो हावर्थ प्रोडक्शन फॉर्मूला है, ये फिशर बोल देते हैं समटाइम, ये फिशर संरचना सूत्र है, ठीक है। तो जो फिशर संरचना सूत्र है वो तो कैसी बनेगी, श्रृंखला में बनेगी, मतलब ऐसे स्ट्रेट चेन में बनेगी, सीधी रेखा में बनेगी। और हावर्थ संरचना सूत्र किसमें बनेगी, वलय में बनेगी। ये किसमें बनेगी, श्रृंखला में बनेगी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया मैंने क्या बताया ग्लूकोज की वास्तविक संरचना, कि ग्लूकोज बहुत सारी अभिक्रियाएं करता है लेकिन 2,4-DNP के साथ, शिव अभिकर्मक के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता।
एसिटाइल क्लोराइड के साथ जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना था वो भी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन नहीं बनाता। यह अभिक्रिया ये प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में जो CHO समूह है वो मुक्त नहीं है। फिर ग्लूकोज की यदि मिथेनॉल और शुष्क HCl की उपस्थिति में क्रिया करने पर जो हेमी एसिटाइल बनते हैं वो दो फॉर्म में मिलते हैं, एक अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड, एक बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड। ठीक है, तो इस आधार पर संरचना को माना गया कि जो 5th कार्बन का OH है वो 1st कार्बन के साथ जुड़कर एक चक्रीय संरचना बनाता है। इस प्रकार से बनी संरचना में 1st कार्बन पर OH समूह के विन्यास में भिन्नता होती है। अल्फा फॉर्म में OH समूह राइट हैंड साइड पर, बीटा फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, और इन्हीं संरचनाओं को हावर्थ ने वलय के रूप में प्रदर्शित किया, जिसे हम हावर्थ संरचना सूत्र कहते हैं। ग्लूकोज की वास्तविक संरचना में जो कैपिटल D है वो ग्लूकोज के आपेक्षिक विन्यास को दिखाता है, जो कि किसी भी यौगिक के आपेक्षिक विन्यास का मतलब है कि वो यदि D ग्लिसरॉल जैसा विन्यास दिखा रहा है तब तो हम उसके आगे D लिखेंगे, और यदि वो L ग्लिसरॉल जैसा दिखा रहा है तो उसे हम L लिखेंगे। ठीक है, और प्लस और माइनस का निशान ये बताते हैं कि जो आपका यौगिक है वो कैसा है, दक्षिणावर्ती है कि वामवर्ती है, यानी उसके ऊपर यदि किसी भी ग्लूकोज के विलयन के ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश डालने पर वो यदि लाइट को राइट हैंड साइड पर घुमा देता है, सीधी मतलब घड़ी की सुई के हिसाब से घुमा देता है, तो वो कैसा कहलाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, दक्षिणावर्ती कहलाता है। उसको दिखाने के लिए हम प्लस निशान लगाते हैं, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है लाइट को तो उसे हम लेवोरोटेटरी या वामावर्ती कहते हैं। ग्लूकोज की जो अल्फा और बीटा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म क्या है, अल्फा फॉर्म ये तो बता दिया, एक अल्फा फॉर्म है, ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, उसको 303 केल्विन पर क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, जबकि बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन है और उसे 317 केल्विन पर क्रिस्टलीकृत किया जाता है। तो आप इसे पढ़ेंगे। थैंक यू।